24 आवर से भी कम रह गए हैं हमारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। और आप सबकी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? होप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए होंगे। अब एट द एंड आप सिर्फ क्या कर रहे होगे? अपना रिवीजन कर रहे होगे। जब हम रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो मेक श्योर जो टॉपिक्स आपने अच्छे से कर रखे हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार राइटिंग में प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और एक सैम्पल पेपर जरूर कर लो, क्योंकि सैम्पल पेपर करने से क्या होगा ना कि आपका एक टाइम पेस बन जाएगा कि इतने टाइम में जो है आपको एग्जाम कंप्लीट करना है। और एग्जाम में किसी भी तरह का कंफ्यूजन होने का या एग्जाम ना कंप्लीट होने का जो डर है वो खत्म हो जाता है। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, जिसकी वजह से आप पेपर बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ऐसा ही एक सैम्पल पेपर मैं लेकर के आई हूँ आज के लिए, जो हम डिस्कस करेंगे। इससे जो है हो सकता है आपके बहुत से क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए, बिकॉज सीबीएसई का ही पास्ट ईयर पेपर है जो आया हुआ है। इससे आप करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, मेथड लिखने के लिए आएगा, और बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पेपर से। सीबीएसई सैम्पल पेपर है, इस ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर विच एक्सचेंज रेट सिस्टम्स द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन द एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। दैट मीन्स ऐसी कौन सी आपके पास एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें जो है गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं होती? सो अथॉरिटी किसमें नहीं होती है? आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि फिक्स तो कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट मैनेज करता है। मैनेज फ्लोटिंग में भी क्या होता है? आपका आरबीआई आ जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो किसके अकॉर्डिंगली मैनेज होता था? आपका यूएस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द फ्लोटिंग सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं होती टू मैनेज द एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। कौन सी वैल्यू है जो पब्लिक हेल्ड कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम? तो पर्टिकुलर टाइम पे जितना भी मनी हेल्ड होता है उसे आप क्या कहते हो? मनी सप्लाई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। That statement one is gross national product can be greater than the gross domestic product। वो क्या कहता है कि आपका जो gross national product है वो किससे इंक्रीज हो, ग्रेटर हो सकता है? आपका gross domestic product से इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी आपकी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पे सिर्फ आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं और फर्म होती है। देयर इज नो नेट एक्सपोर्ट, दैट मीन्स वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन सेक्टर तो होता ही नहीं। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में और आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस ही किस चीज का होता है? आउटसाइड ग्लोबलाइजेशन। तो जो स्टेटमेंट है ये क्या है? आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स है, बिकॉज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तभी ग्रेटर हो सकता है अगर वहां पे क्या हो? आपके पास आउटसाइड सेक्टर्स हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। और द सेकंड स्टेटमेंट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। यस, टू सेक्टर इकोनॉमी में तो आपके पास अब्रॉड है ही नहीं। जब अब्रॉड है ही नहीं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा? आपका जीरो। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। दैट मीन्स द आंसर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, keeping all the factors constant, trade surplus may arise in the balance of a payment of a nation because of। तो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर दो। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड का मतलब क्या होता है? जहां पे कहा किस चीज की बात आ जाएगी? गुड्स की, ट्रेड की बात कर रहा है। गुड्स सरप्लस होना चाहिए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स होगा, बिकॉज एक्सपोर्ट से ही क्या आएगा? आपका फॉरेन एक्सचेंज आएगा। सो कहीं से भी अगर आपके गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो दैट मीन्स पैसा ज्यादा आएगा, वहां पे ये सरप्लस हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन, राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी। कॉफी का एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। ठीक है, तीनों फैक्टर्स मैच हो गए। आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, गुड्स में आपके पास कॉफी है और एक्सपोर्ट आ रहा है, तो दिस कुड बी आर आंसर। एक बार बाकी भी चेक करते हैं। फॉल इन द इंपोर्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, तो ये तो सर्विसेज है, नहीं हो सकता। फॉल इन एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट्स में फॉल हो गया, गुड्स तो है लेकिन एक्सपोर्ट फॉल हो रहा है, नहीं हो सकता। राइज इन रेमिटेंसेज, रेमिटेंसेज तो किस में आता है? आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, suppose in a hypothetical economy the central bank increases the reserve ratio from 10% to 25%। सीआरआर बढ़ा दिया 10 से 25%। कीपिंग द इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट कितना है आपका? 1000 करोड़। अमाउंट ऑफ टोटल मनी क्रिएशन आपको बताना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? आपका मल्टीप्लायर विच इज 1/CRR, 1/25%। दैट मीन्स कितना हुआ आपका? CRR 4। सो मल्टीप्लाई कितना होगा? आपका इनिशियल मनी 1000 रुपीज है, तो इंटू 4 जितना भी आपका मल्टीप्लायर हुआ, दैट मीन्स 4000 रुपीज जो है टोटल मनी क्रिएशन, टोटल क्रेडिट जो है क्रिएट किया जा सकता है आउट ऑफ दिस। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जिबिट्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज व्हाट? वाई। एंड यू हैव टू डिनोट्स द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? आपका सी। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन द कंजम्पशन एंड द डिस्पोजेबल इनकम? अब डिस्पोजेबल इनकम वाई होता है, देखिए ये देखना पड़ेगा हमें। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपॉन एपीसी, नहीं, ये तो कोई रेशो ही नहीं होता है। इसमें आंसर होगा आपका सी। वाई? बिकॉज एमपीसी टू
इक्वल्स टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसी भी केस में अगर आपके पास स्पेसिफाइड नहीं है कि एपीसी और एमपीसी में कितना वैल्यू दिया है, सो जनरली इट इज अज्यूम कि जो एमपीसी है वो इक्वल होगा आपके एपीसी के इक्वल। दैट मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी अपॉन वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होता है आपका? सी अपॉन वाई, और मार्जिनल क्या होता है? डेल्टा सी बाय वाई। सो वो कहता है जितना भी कंजम्पशन में चेंज हुआ, सेम चेंज इन द इनकम, सो दिस इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। Question 6 में आंसर इज पार्ट सी। Question number 7. In an economy, the break-even level of income can be determined when? Break-even level of a income कब मानोगे? जब, देखो इसमें ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, तो एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। सो व्हाट दिस सेज दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नो, हमारा ब्रेक इवन कब होता है? व्हेन द इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन और सेविंग्स क्या हो जाते हैं आपके जीरो। तो ऑप्शन सेकंड तो बताया इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन, और थर्ड भी बताया है एवरेज प्रोपेंसिटी तो कुछ होता ही नहीं। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, दैट मींस फॉर क्वेश्चन नंबर 7 द आंसर इज पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 8, the dash account of a balance of payment reflects net changes in the financial claims on the rest of the world. Financial claims का मतलब क्या होता है? एक तरह का डेट। दैट मीन्स डेट है आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। तो डेट कौन से पार्ट में आते हैं? करंट में तो आता नहीं, डेट ट्रेड से भी नहीं आएगा, डेट इज नॉट विजिबल। सो आंसर इज पार्ट कैपिटल, जहां पे क्या अराइज होती है? आपकी बोरोइंग्स अराइज होती हैं। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ के करना कि क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में डिफिकल्टीज नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इट इज नोन दैट, आपका एपीसी बताया है, इनकम बताया है, और क्या बताया है? आपका कंजम्पशन बताया है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू बताना है, जो कि क्या होता है आपका के की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1 माइनस एमपीएस। एपीएस दिया है आपको 0.4, और किसी भी तरीके से यहाँ पे देखो, एक तो इनकम दिया है 100 करोड़, कंजम्पशन दिया है। इनकम का भी अगर आप कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करोगे तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आपका? दैट इज सी इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। एंड देर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन जहां से आप एमपीसी कैलकुलेट कर पाओ, है ना? तो अब क्या करोगे? एपीसी अभी प्रीवियसली एक एमसीक्यू किया ना, जहां पे हमने बोला कि जहां पे आपके पास कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, देयर वी कैन अज्यूम कि एपीएस इक्वल्स टू योर एमपीएस और एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी। सो एपीएस दिया है 0.4, वी कैन अज्यूम कि एपीएस कितना है? 0.4। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आता है? 2.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरह का आंसर अवेलेबल नहीं है 2.5 से लेकर के। और ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था, सो देयर इज अ प्रॉब्लम कि इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क दिए गए थे, बिकॉज इसका आंसर जो है प्रॉपर नहीं था। सो देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है 2.5। क्वेश्चन नंबर 10, एपीसी रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टोटल इनकम। तो क्या कहता है? एपीसी क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन टोटल इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टोटल कंजम्पशन। ठीक है, इनकम बाय कंजम्पशन, और वो भी चेंज एपीसी में। नो, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। Second, income changes. When the income changes, change in consumption cannot be greater than the change in income. Yes, it cannot be greater. क्यों? क्योंकि इनकम अगर आपकी 100 से चेंज हुई है तो कंजम्पशन आप मैक्सिमम कितना चेंज करोगे? 100 से ही चेंज करोगे, उससे ज्यादा तो चेंज कर नहीं सकते। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज पार्ट बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वैल्यू एडेड का क्वेश्चन नेशनल इनकम से आपको आना ही आना है। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना। 3 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट मिलने वाले हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट द नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट। आपको क्या निकालना है जी यहाँ पे इसमें? दैट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनवीए एट एफसी। और दिया क्या है? सेल्स चेंजिंग स्टॉक। तो देख के समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला है आपका? प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड जब भी लगाते हो तो आपके पास किसका आंसर आता है? जीडीपी एट एमपी, या हम क्या कह सकते हैं? जीवीए एट एमपी। दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स का क्या वैल्यू है आपके पास? 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक भी दिया है आपको 150 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है आपका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो माइनस 150 कर देंगे, 850 सीआरआर अभी तक तो हो गया आपका जीवीए एट एमपी। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है आपका? एनवीए एट एमपी। दैट मीन्स आपको जीवीए एट एमपी से लेकर के कहां पे पहुंचना है? एनवीए एट एफसी से। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस है, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है आपका? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर वैल्यू एडेड तो सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या माइनस कर दो? आपका एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यू विल रीच योर आंसर। अब जीवीए एट एमपी तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना है आपका? 850। डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखो डेप्रिसिएशन क्लियरली नहीं गिवन, लेकिन इतना
गिवन है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 100 है और नेट इन्वेस्टमेंट 80 है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट सेम है, तो दोनों में जो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है वो क्या शो कर रहा है आपका डेप्रिसिएशन, दैट मींस 100 माइनस 80 इज 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है आपको 20, सो माइनस कर दो, कितना हो गया आपका 1810 करोड़, क्या हो गया आपका एनवीए एट एफसी। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। Devaluation of a currency and depreciation. Devaluation and depreciation of a currency have the same implications. क्या होता है? Yes, सेम इंप्लीकेशन होता है, बट दे ओरिजिनेट फ्रॉम द डाइवर्जेंट रिसोर्सेज। यानी स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट दिया है। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया? 3 मार्क्स में। तो 1 मार्क तो आपको मिलने वाला है इसमें यस और नो करने का। यस, वी अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब वैलिड रीजन बताना है। वैलिड रीजन में क्या बताओगे? दैट डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन बोथ रिप्रेजेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ रुपी। हमारी फॉरेन करेंसी लिखते हो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी, बिकॉज हमारी जो करेंसी है उन्हें कम ज्यादा पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। और इसकी वजह से क्या होगा, फॉरेनर्स के लिए जो हमारे पास वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, फॉरेनर्स के लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लिक्रेटिव हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास ज्यादा पैसा जाएंगे। एंड फॉर द डोमेस्टिक पीपल, उनके लिए जो आप क्या करते हो, इंपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो क्या नक्शल निकला है? फर्स्ट तो आप लिख दो यस, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता दो कि दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। सेकंड क्या इंप्लीकेशन हुआ, दैट जो एक्सपोर्ट्स हैं फॉर द फॉरेनर्स आउटसाइड कंट्री के लिए क्या होगा, लुक्रेटिव हो जाएगा, बट इंपोर्ट्स डोमेस्टिक करेंसी के लिए क्या हो जाएंगे, आपके एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू गिव देम मोर। और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तब करंटली वॉर सिचुएशन का सिनेरियो जरूर लिख दो, बिकॉज अभी जो रिसेंटली है आपका डिवैल्यूएशन दैट इज डेप्रिसिएशन हो रहा है, नॉट द डिवैल्यूएशन। अच्छा, हमने इंप्लीकेशंस तो लिख दिए, वैलिड रीजन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हम भूल गए जो हमने अभी लिखना था, दैट डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज इंटेंशनली डन बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ये आपने स्किप कर दिया। और डेप्रिसिएशन कौन से सिस्टम के अंदर होता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज के सिस्टम के अंदर, जहां पे फ्रीली डिमांड और सप्लाई क्या करता है, आपका एग्जिस्ट करता है। और करंटली जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आपका फ्री फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर जो है ये सब हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करना। सो 3 मार्क्स में ज्यादा नहीं, यस करो, गवर्नमेंट और फॉरेन एक्सचेंज का लिखो और इनको एक 2 पॉइंट्स में बना के आप लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, आउटलाइन द मीनिंग एंड रीजंस बिहाइंड नैरोइंग डाउन ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक तो मीनिंग एक्सप्लेन करना है और रीजंस बताने हैं आपको बिहाइंड नैरोइंग डाउन कि क्यों किया जाता है, होता क्या है और किया क्यों जाता है। 3 मार्क्स है तो दैट मींस आप 1+2 में आप आंसर लिख सकते हो, बिकॉज मीनिंग 1 मार्क में ही होगा। नैरोइंग डाउन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, अभी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है कि जब इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं और आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है देन द एक्सपोर्ट्स, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज आ नहीं रहा, सो उस समय क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो अब करंट अकाउंट पे राइज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट। सो द मीनिंग टू सिंपल इज दैट when the nation's foreign exchange earnings export, जब नेशन के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रिपोर्ट्स जो क्या हो रहे हैं ना आपके, कम हो रहे हैं, दैट मींस एक्सपोर्ट्स कम हो गए आपके ऑन अकाउंट ऑफ किस किस अकाउंट पे गए, या तो आपके गुड्स एक्सपोर्ट होना कम हो गए, सर्विसेज एक्सपोर्ट होना कम हो गए, या ट्रांसफर्स क्या हो गए आपके कम हो गए, दैट श्रिंक्स द ट्रेड गैप, जिसकी वजह से ट्रेड गैप क्या हो गया आपका कम हो गया। अब इससे क्या होगा कि अगर आपका ट्रेड गैप कम हो रहा है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, दैट मींस पैसा कम बाहर जा रहा है, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी इंप्रूव होगी। दैट मींस द फर्स्ट रीजन, मीनिंग तो आपने कर लिया एंड वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट द रीजन और इंप्लीकेशन। रीजन बताना है क्यों क्यों किया जाता है। सो किया इसीलिए जाता है ताकि क्या आप कर सको, एक ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव कर सको। पहले ट्रेड बैलेंस नेगेटिव था डेफिसिट होने की वजह से, सो द फर्स्ट रीजन टू दिस इज इंप्रूविंग द ट्रेड बैलेंस, जिसकी वजह से आप क्या इंप्रूव कर पाओगे, आपका जो है ट्रेड बैलेंस जो है वो इंप्रूव कर पाओगे। सेकंड, लोअर कमोडिटी प्राइस, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा तो ग्लोबल प्राइसेस में आपके जो गुड्स के प्राइसेस है वो आपको अच्छे से मिलेंगे, ट्रेड गैप नैरो होगा एंड वी विल एबल टू फेच अ हायर प्राइसेस। सेकंड हो गया आपका क्या, लोअर द कमोडिटी प्राइसेस। थर्ड रीजन क्यों किया जाता है, बिकॉज अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है ना तो उसकी वजह से क्या है ना, आपका करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। अगर करेंसी डेप्रिसिएशन को आपको करेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को करेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस आर द रीजंस फॉर द current account deficit narrowing down. Next question करते हैं, the question number 13 is the question number 13.
assume the following for a hypothetical economy. Autonomous consumption दिया है आपको and you have given MPS निकालना क्या है. Is the economy in equilibrium situation? justify करना है with the valid calculation. Is the economy in equilibrium? Economy equilibrium में क्या हो गया, हमने बार बार पढ़ा है that when the aggregate supply is equal to aggregate demand or savings are equal to your investment. दोनों में से एक भी चीज होगी तो आपका क्या हो जाएगा, aggregate supply equals to aggregate demand. इन्वेस्टमेंट तो देखो आपको पता है कि 25 करोड़ है, तो अगर सेविंग्स भी 25 आ गई तो काम हो जाएगा. सेविंग्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना. या अगर ये भी 25 है तो सेविंग्स भी आना चाहिए. कंजम्पशन फंक्शन आप क्या बना सकते हो, देखो डायरेक्ट सेविंग फंक्शन से बना लेते हैं. सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है प्लस आपका एमपीएस इंटू वाई. ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, 25 करोड़. दैट मीन्स सेविंग्स क्या हो गई, -25, बिकॉज इनकम लेवल 0 पे अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो कहां से हो रहा है, आपका विड्रॉ करा के. एमपीएस आपको ऑलरेडी बताया है 0.1 और इनकम भी बताइए आपको कितनी है, 2000. ठीक है जी, तो कितना हुआ, -25 प्लस 200 और ये कितना आया कैलकुलेट करके आपका 175. तो सेविंग्स आ रहा है 175, इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है आपका 25. तो नो, द इक्विलिब्रियम इज नॉट, द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन बिकॉज द सेविंग्स आर नॉट इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट्स. राइट, नेक्स्ट करते हैं जी आपका क्वेश्चन. When ex ante aggregate demand, ex ante क्या होता है आपका, planned one, जब क्या करते हो, desired करते हो. When the ex ante aggregate demand falls short of ex ante aggregate supply, दैट मीन्स आपका सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है. मार्केट में लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोड्यूसर के पास जो है वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा पड़े हैं. रिजल्ट इन फॉल इन अनइंटेंडेड इन्वेंट्रीज. फॉल तो नहीं होगा आपका इन्वेंट्रीज में, है ना, बिकॉज इसकी वजह से क्या है, इन्वेंट्रीज आपके राइज हो जाएंगे. सो द फॉल नहीं, दिस स्टेटमेंट आप डिफेंड नहीं करोगे, आपको क्या करनी पड़ेगी, रिफ्यूट करनी पड़ेगी. नो, दिस सिचुएशन विल रिजल्ट टू अननेसेसरी राइज इन द अनइंटेंडेड inventories because there is no demand in the economy and there is a unintended inventories lying up in the stock with the producer. और इसके और रिजल्ट्स क्या होंगे, इसकी वजह से there is fall किस में होगा, फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट, लोग एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे. इन फ्यूचर जो है आपका आउटपुट क्या करना पड़ेगा, फॉल इन आउटपुट, बिकॉज बहुत ज्यादा फॉल इन आउटपुट हो रहा है तो आप फॉल इन आउटपुट करोगे. सो दिस आर द रीजंस फॉर दिस क्वेश्चन. राइट, आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे से बना के लिखना, डायग्राम बना सकते हो. डायग्राम में कौन सा सिचुएशन होगा, इफ दिस इज एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड. सो दिस इज दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यहाँ पे जहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड आपका कम है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका अचीव नहीं हो सकता. फर्स्ट आप अपना डिफेंड और रिफ्यूट करोगे, सेकंड आप अपना डायग्राम बनाओगे, थर्ड बताओगे इनिशियली देयर इज अ राइज, तो आप इसको रिफ्यूट की जगह क्या करो ना, आप इसे डिफेंड कर दो. बिकॉज अल्टीमेटली तो क्या कर रहा है वो, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट कम करके आउटपुट को कम ही कर रहा है. तो यस, डिफेंड कर दो कि दैट रिजल्ट्स इन फॉल इन अनइंटेंडेड इन्वेंट्रीज. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में क्या पड़ी हुई है, आपकी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, उनको कम करने के लिए वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम करेगा, आउटपुट कम करेगा और आपका इनकम कम करेगा. सो नंबर 1 डिफेंड और रिफ्यूट, सेकंड आपका डायग्राम, थर्ड में आप अपने रीजन लिखोगे. 4 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 रीजन जरूर लिखना. 14th क्वेश्चन, आरबीआई परफॉर्म्स द सेम फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट. आरबीआई गवर्नमेंट के लिए वो सब फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कौन सी इकोनॉमी परफॉर्म करती है, कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है आरबीआई के लिए. दैट मींस आरबीआई बैंक गवर्नमेंट के लिए वो सेम एक्ट करता है जो आपके कमर्शियल बैंक एक्ट करते हैं पब्लिक के लिए. यस, कहीं ना कहीं ट्रू है. डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 सच फंक्शंस, ऐसे कोई भी 2 फंक्शंस बताने हैं आपके जो सेंट्रल बैंक के लिए परफॉर्म करता है. ठीक है, आपने पूरा गवर्नमेंट वाला पढ़ा है. सेंट्रल बैंक क्या करता है आरबीआई के लिए, एक तो एज एन एडवाइजर एक्ट करता है, उन्हें एडवाइस करता है कि कहाँ पे उन्हें जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. एज अ बैंकर उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए एक्ट करता है. बैंकर का मतलब क्या है, इट एक्ट एज, सेंट्रल बैंक से डिपॉजिट्स लेता है, उन्हें लोन्स देता है गवर्नमेंट को. सो एज अ बैंकर एक्ट करता है, एडवाइजर एक्ट करता है और एज एन थर्ड फंक्शन लिख सकते हो, एज एन एजेंट एक्ट करता है टू मेक पॉलिसीज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई. तो ये आपके 3 फंक्शंस हैं, कोई भी 2 जो है आप लिख सकते हो, बैंकर्स बैंक, एडवाइजर और एन एजेंट. ठीक है जी, 14th क्वेश्चन डन. 15th क्वेश्चन पे आते हैं. टोटल 17 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास ईच पार्ट के अंदर, तो वी आर एट द 15th क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए. आपको फॉलोइंग इमेज देखनी है जिसमें क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या कर रहा है, रेपो रेट बढ़ा रहा है. रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, मतलब ये लोन बढ़ा रहा है. सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक भी बढ़ा देगा, यानी लोन्स क्या हो जाएंगे आपके, एक्सपेंसिव हो जाएंगे. लोन्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं तो लोग कम लेंगे, कम लेने यानी लोन एक्सपेंसिव करना. ये कौन सा सिचुएशन है आपका, इन्फ्लेशनरी गैप से रिलेटेड कुछ सिचुएशन है, या जिसको आप क्या कह सकते हो, एक्सेस डिमांड से रिलेटेड सिचुएशन है. सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट. अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा तो लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी लोगों से मनी कंट्रोल किया जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशनरी गैप। तो क्या बताना है आपको, आइडेंटिफाई करना है आपकी सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या है आपकी, इन्फ्लेशनरी गैप, या आप क्या कह सकते हो, आपका एक्सेस डिमांड। ठीक है, रेपो रेट में भी वही चीज है, सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट। सेंट्रल बैंक दैट मींस कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अब कमर्शियल बैंक को बोल दिया कि हाँ मेरे पास पैसा जो है आप पा दो, सेंट्रल बैंक कह रहा है, आरबीआई कह रहा है सेंट्रल बैंक को कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं हायर रेट पे आपका पैसा अपने पास डिपॉजिट रखूंगा। तो अब सेंट्रल बैंक को पैसा आरबीआई से रख के अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो लोगों के पास लोन देने के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अगेन लोगों से उनका जो परचेसिंग पावर है, जो लिक्विडिटी है, वो सोक किया जा रहा है, दैट मीन्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं एक्सेस डिमांड को। नाउ एक्सप्लेन एनी टू स्टेप्स व्हिच मे बी टेकन बाय आरबीआई टू करेक्ट दिस सिचुएशन। देखो ये तीन तो आपको दिए ही हैं, तीनों को एक्सप्लेन कर दो, कोई भी दो। ये वाला कौन सा है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का है, ये आपका रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो रेट है। आप सीआरआर एक्सप्लेन कर सकते हो, अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर सकते हो, मॉरल सुएशन कर सकते हो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर सकते हो, कुछ भी कर दो, बिकॉज उसने आपसे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव अलग अलग से नहीं पूछा है, तो यू कैन एक्सप्लेन एनी ऑफ द सिचुएशन ओवर हियर। क्वेश्चन 16, डिफरेंस बिटवीन आपको एक्सप्लेन करना है आपका क्या, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। 3+3 मार्क में, तो 3 मार्क्स जरूर लिखने हैं। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, जो एक पॉइंट पे वेरिएबल्स मेजर होते हैं उसे स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। फ्लो क्या होता है आपका, विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम। एग्जाम्पल दे दो, मनी सप्लाई क्या है आपका, स्टॉक है, और फ्लो में क्या आ जाएगा आपका, नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आपको मेजर करने हैं। वाइल मेजरिंग अ नेशनल इनकम, तब स्टॉक वेरिएबल्स काउंट नहीं करते जबकि फ्लो वेरिएबल्स काउंट करते हो। सो 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन डन। बी पार्ट क्या कहता है, एक्सटर्नलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेगेटिव और पॉजिटिव। यस ट्रू, नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल डायरेक्टली कोरिलेट विद द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, यस वी अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो जो कल मैंने पेपर बनाया था उसमें भी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि क्या करना है आपको, जीडीपी का ध्यान रखना है, जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, ये उसी का क्वेश्चन है। सो 3 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सटर्नलिटीज इज कैन बी डिफाइंड एज व्हेन ड्यू टू समवन सेक्शन द अदर इज गेटिंग बेनिफिट और नेगेटिविटी। अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहोगे, अदरवाइज क्या कहोगे, नेगेटिव। तो इसको आपको एक्सप्लेन करते हुए टोटल आपको 16 मार्क में इसको आंसर करना है 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है जी, चलिए 17th क्वेश्चन करते हैं। हम्म Question number 17 says the Union Budget 23 to 24 had proposed an allocation of 22,138 crores to the micro, small, medium term। यानी यहाँ पे क्या है, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन लोगों ने क्या किया, यूनियन बजट जो है वो एलोकेट किया है। आइडेंटिफाई करना है आपको, एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। कल भी बोला था कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स कर लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बता रहा है कि बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पे उसने बोला है टू अचीव विद द प्रपोज एक्सपेंडिचर। सो कौन सा एक्सपेंडिचर कर रहा है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम टर्म में पैसा डाल रहा है, इंप्लॉयमेंट बचा रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। 1 मार्क में सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर 4 मार्क में आपको बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन भी आपको बताना है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, एक तो वो क्या कर रहा है आपका, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है ना, गांव में क्या लगा रहा है आपका, ये बजट एलोकेट कर रहा है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस को बजट दे रहा है। इससे क्या होगा कि वहां के रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां से वो चला जाएगा। सिक्स दे रखा है, एमएसई में क्या कर रहा है, पैसा डाल रहा है, तो रूरल क्रेडिट की तरह भी इसको क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है, बिकॉज इतना बड़ा बजट है। अगर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, आपका इंप्लॉयमेंट और ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं इंप्लॉयमेंट की, तो साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं ना, रूरल क्रेडिट का प्रॉब्लम भी जो है वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। और पैसा लगा के क्या करेंगे इंप्लॉयमेंट ग्रोथ सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन करेंगे। सो पॉइंट्स लिख लेते हैं। नंबर 1, क्या उन्होंने किया, इंप्लॉयमेंट ग्रोथ कर दिया। सेकेंडली वहां का जो क्रेडिट प्रॉब्लम था उसे रिमूव कर दिया। थर्ड क्या कर दिया आपका, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन कर दिया, बिकॉज वहां की जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस करने का क्या मिलेगा ना, उन्हें चांस मिलेगा। थर्ड, फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपका, बजटरी प्रोविजंस, जिस भी तरह के उन्होंने बजटरी प्रोविजंस में निकाले थे रूरल एरियाज के लिए, उन्हें क्या करेंगे, इंप्रूव करने का उनके पास एक अच्छा जो है चांस मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। टोटल 6 मार्क है, 4 मार्क में इतना ही है। सेकंड के लिए स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग योर फिस्कल एंड द रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, पहले रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, राइट, दिस इज द फॉर्मूला।
फिजिकल डेफिसिट भी पता है, बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस आपका बजटरी रिसीट, एक्सेप्ट कौन सी रिसीट नहीं लेनी इसमें, आपको आपके बोरोइंग्स जो है वो नहीं लेने, राइट। और इसका सेकंड फॉर्मूला क्या फिजिकल डेफिसिट का, कि आप ओनली क्या लो कंसीडर करो, अपने बोरोइंग्स कंसीडर करो, देन यू विल रीच टू योर फिजिकल डेफिसिट। तो सिर्फ फॉर्मूला देना, उससे देने की नहीं है। 2 मार्क्स का 1+1 ईच फॉर्मूला में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है, और पार्ट अगर आपको करना है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट, यस टैक्स नॉन टैक्स 2 पार्ट्स में रिसीव होता है, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। Imagine yourself as a member of a Department of Revenue, Government of India. Help your friend to identify and differentiate between these 2 categories of the taxes. तो आपको ये 2 कैटेगरीज बतानी। तो ये तो सिंपल है, टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से टैक्सेस हैं आपके, डायरेक्ट टैक्स और आपका कौन सा है नॉन डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट टैक्स और नॉन डायरेक्ट टैक्स, जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स भी लिख सकते हो ना, इसका क्या करोगे, एक्सप्लेन कर दो मीनिंग। 3 मार्क्स में दिया है क्वेश्चन, तो 1, 2 और 3, 3 मार्क्स एक्सप्लेन करो। डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, द बर्डन इज डायरेक्टली ऑन द कंज्यूमर, इनडायरेक्ट में नॉट ऑन द कंज्यूमर बट अल्टीमेटली बॉर्न बाय द कंज्यूमर। एग्जाम्पल्स लिख दो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप कर दो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट इसी क्वेश्चन में, विच इज अगेन ऑफ 3 मार्क्स, अ बजट कैन बी डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो क्या लिखोगे, बजट तीनों तरीके से हो सकता है, यस हो सकता है, गिव वैलिड रीजन। डेफिसिट कब होता है आपका बजट, व्हेन the foreign exchange on account of imports are greater than the foreign exchange on account of your exports। जब imports are greater than the exports तो क्या होगा आपका, डेफिसिट होगा। सरप्लस क्या होगा, when the both imports and exports are equal, sorry the exports are greater and imports are lower। और बैलेंस में क्या होगा, when the both are equal। so ये तीनों में आप तीनों फॉर्मूलाज दे सकते हो, उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, मोर देन सफिशिएंट फॉर द। so this is the part A for the macroeconomics। चलिए जी, सेक्शन बी शुरू करते हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी आपका 40 मार्क्स का ही आने वाला है। 18th क्वेश्चन, ब्रिटिश मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट। ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली मेंटेन करी थी इंडियाज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के, करा है ना अपने फॉरेन ट्रेड्स के अंदर, जब उन्हें रॉ मटेरियल्स वो चीप प्राइसेस इंडिया से लेते थे और एक्सपेंसिव फिनिश गुड्स क्या करते थे, वो फॉरेन से ला करके, ब्रिटेन से ला करके इंडिया में बेचते थे। द रेस्ट वाज अलाउड विद अ फ्यू कंट्रीज। ब्रिटिशर्स ने तो 50% के अराउंड मोनोपोली ले ली थी, लेकिन बाकी और कौन कौन से कंट्रीज थे, ऑप्शंस क्या है, चाइना, सिलोन, पर्शिया, तीनों के साथ ही ट्रेड करते थे 50% पे। सो द ऑप्शन इज डी। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। 1965 के अंदर जो है, माओ इंट्रोड्यूस्ड द डैश सिस्टम अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल। माओ ने 1965, ये आपको मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ वाले चैप्टर में, एलपीजी के अंदर, इंट्रोड्यूस किया था, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। तो आंसर विल बी व्हाट, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इज योर आंसर। तो यही होगा। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल दैट ऑपरेट्स मेजरली इन पंजाब। तो पंजाब में कौन कौन से मार्केटिंग चैनल है, आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम पढ़ा है, वहां पे हमने टेक्निक्स पढ़े हैं। तो पूछा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कौन से ऑल्टरनेटिव चैनल से, तो आंसर इज अपनी मंडी, बिकॉज बाकी सब जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर से, हादरपुर मंडी इज इन पुणे, वैसे ही ये तीनों भी जो है अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, बट अपनी मंडी बिलोंग्स टू द पंजाब। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1, इंडिया अडॉप्टेड द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। नो, इंडिया ने सोशलिस्ट ना फॉलो करके कौन सा फॉलो किया था, आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज इंप्लीमेंटेड थ्रू 5 years प्लान, यस इट इज करेक्ट। लैंड रिफॉर्म्स फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वर इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, नो। तो ये सब चीजें वैसे भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो ही गया है, तो भी सो अदर्स आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना 1978, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे चाइना ग्रोथ वाले चैप्टर से, वर सेटअप टू अट्रैक्ट व्हाट, फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्या सेटअप किया गया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है सेटअप करने के लिए, द आंसर इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप्स किए गए थे उस समय के अंदर, टू अट्रैक्ट मोर ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 23, which is geographical largest nation, geographical that means area wise कौन सा largest nation है among India, China and Pakistan? So the answer is what, China is the largest geographical। so अब हमें क्या चेक करना है, population density। population density चाइना की among the 3 nations क्या है, आपकी lowest है। क्यों, क्योंकि वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी का भी क्या था, आपका रूल था। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट 1, the commercialization of Indian agriculture were coercively introduced by the colonial government। Is it true or false? True। आपका जो कमर्शियल है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ही किया था। स्टेटमेंट 2 says Britishers had a two-fold motive behind this, two-fold motive behind the enforcement of food crops। No, food crops नहीं था, this was behind the foreign trade। so the statement 2 is false। so statement 1 आपका ट्रू होगा और स्टेटमेंट 2 क्या होगा, false हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25।
रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन क्या है आपका? द ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी ट्रेडेड इन अ मार्केट वेयर एट इट्स सर्विसेज कैन बी ट्रेडेड। यस, ह्यूमन कैपिटल, वी आर द ह्यूमन कैपिटल, हमें तो ट्रेड नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमारे सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड teaching can be traded in the market. Human capital is intangible in nature. Yes, it is intangible in nature, no one can touch that. और services जो होती है वो human से क्या होती है? Inseparable होती हैं. So क्या है? बोथ क्वेश्चन एंड रीजनिंग आर ट्रू, दोनों ट्रू है। क्या रीजन जो है इसका नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज तभी तो आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते सर्विसेज को, राइट? क्वेश्चन नंबर 26, डैश कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का सोर्सेज बताना है। ग्रीन रेवोल्यूशन नो, बिकॉज इट्स नॉट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज व्हाट? हॉर्टिकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन हमने क्या था ना, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी फार्मिंग था, तो ये सब जो है आपका डाइवर्सिफिकेशंस में जाता है, फिशरीज जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग जाता है, बट नॉट द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। ही सेज डैश मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना लेड टू द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। तो चाइना में ऐसे कौन से मेजर्स इंट्रोड्यूस हुए थे जहां से डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हुआ था? सिंपल वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था 1979 के अंदर, दैट ओनली देयर विल बी वन चाइल्ड पॉलिसी, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, he says that green revolution made India self-sufficient in food grains. Yes, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया क्या हुआ था? सेल्फ सफिशिएंट तो हुआ था, बिकॉज कई तरह के आपके जो HYV सीड्स जो थे वहां पे इंट्रोड्यूस हो गए थे, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, राइट? नाउ he says but was criticized on the ecological ground. Ecological, that is economic environment पे क्या था? क्रिटिसाइज किया गया। yes true, because ये तो आज प्रेजेंट टाइम में हम देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा इनके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यस, आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। 3 मार्क्स में हमें आंसर लिखना है। प्रेजेंट वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब हम क्या लिखेंगे? आंसर तो हमने यस कर दिया, बिकॉज इसकी वजह से क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंट तो हो गया, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरमेंट पे क्या हुआ? बहुत तरह के क्या हुए? आपके इकोलॉजिकल इफेक्ट्स होने लगे। नंबर 1 क्या आप लिख सकते हो? दैट इज सॉइल इफेक्ट। सॉइल क्या हो गई थी आपकी? डिटीरियोरेट हो गई। सो फर्स्ट रीजन व्हाट यू कैन राइट डाउन इज द सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल से जो है आपके फर्टिलाइजर्स एंड होने शुरू हुए, पेस्टिसाइड्स एंटर हो गए सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ? एल्केलिनिटी शुरू हो गई, एंड इट कॉजेस सॉइल टू बी इनफर्टाइल इन अ अपकमिंग पीरियड ऑफ अ टाइम, राइट? सेकंड रीजन हम क्या लिखेंगे? दैट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था? इन्वायरमेंटल भी क्या होता था? बहुत ज्यादा जो है हमारा पॉल्यूट होना शुरू हुआ। रीजन बीइंग जो भी केमिकल स्प्रे किए जाते थे वो अल्टीमेटली कहाँ वॉश ऑफ होते थे? इनटू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज डिस्टर्ब हुई, मरीन लाइफ डिस्टर्ब हुई, सो सॉइल डिग्रेडेशन एंड योर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। व्हाट एल्स यू कैन राइट डाउन इज द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज इनके लिए जो है मैसिव इरिगेशन चाहिए होता था, पर्टिकुलरली आपका पंजाब और हरियाणा में व्हीट और राइस के लिए, जिसकी वजह से जो है ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होना शुरू हुआ। सो दीस आर द रीजन कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट तो बना दिया, बट हाईली क्रिटिसाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द इकोलॉजिकल ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट इसी में है, इन्यूमरेट एनी 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कोई भी 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आपको बतानी है अंडर द एक्टिविटीज टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल के अंदर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने पहले भी किया है। 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में क्या क्या लिख दो आप? अपना रोडवेज लिखो, सेकेंड इज योर रेलवेज, एंड थर्ड इज द पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, और आप पोर्ट्स भी लिख सकते हो। दीज आर द 4 पार्ट्स, आप कोई भी 3 लिख सकते हो। रेलवेज मेजरली उन्होंने क्यों बनाई थी? सो दैट कि वो इंडिया से जो रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं, या आपका ब्रिटेन से जो फॉरेन गुड्स लेकर आ रहे हैं, वो उन्हें पहुंचाने में इजी रहे, और ब्रिटिशर्स ट्रूप से वो क्या सके, वो सामान ब्रिटिशर्स ट्रूप को इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सके। रोडवेज उन्होंने अपने लिए बनाए। पोस्ट एंड टेलीग्राम्स बनाए थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन के लिए, विच वॉज वेरी नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। एंड द पोर्ट्स वर मेड सो दैट ब्रिटिशर से जो भी सामान आ रहा है वो पोर्ट्स पे उतर सके, अदरवाइज देयर वाज अ लॉन्गर रूट जो उनके लिए फिजिबल नहीं था। सो दीज वर द 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज टेकन बाय द colonial government. Question number 29. What is the question says? Identify the situation depicted in the given figure and explain any one strategy to effectively overcome the problem. तो situation क्या है? What is the diagram says? Green houses effect बढ़ रहे हैं, rising temperature by the end of the century based current national plan। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका 2.5 है, यहाँ से फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउसेज इफेक्ट हो रहा है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट? योर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हमें क्या क्या लिखना है?
और ऊपर तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करनी है कोई भी एक स्ट्रैटेजी। और नीचे भी क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ठीक है, विजुअल इंपेयर्ड के लिए एंड अल्टीमेटली वी हैव टू डिपिक्ट ओनली द वन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी के लिए क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउसेज इफेक्ट्स कम करने हैं तो आप क्या करोगे, फॉरेस्टेशन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, तो इसको इलेबोरेट करना है बिकॉज व्हाट इज आस्किंग, इज ओनली आस्किंग द वन स्ट्रैटेजी। तो अब जो भी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करोगे उसको डिटेल में करना, उसके अंदर जो है आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। 3 स्ट्रैटेजीज लिखने के नाम मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक स्ट्रैटेजी लिखना है और उसको अच्छे से एलाबोरेट करना है अराउंड 3 पार्ट्स दैट यू आर गोइंग टू राइट आउट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमने क्या किया, अफॉरेस्टेशन। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या आप कर सकते हो, दैट इज यूज ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या क्या होते हैं, दैट इज सोलर एनर्जीज यूज कर सकते हो, विंड पावर यूज कर सकते हो। सो दीज आर द पार्ट। थर्ड, द लेस यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को आप कम से कम यूज कर सकते हो। सो दीज आर 3 और 4 टाइप ऑफ द रिसोर्सेज जहां से आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के मेथड से कर सकते हो। और डिटेल में क्वेश्चन अगर आपको लर्न करना है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैप्टर से जिस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, ये तो हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग को कंपेयर करने के लिए ना। A sound agriculture marketing system works as a backbone of the Indian economy. Yes, एग्रो सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी, लिस्ट द अबव एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन। जब हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने डिटेल में किया था कि इंडियन मार्केटिंग सिस्टम ने जो स्टेप्स लिए हैं, अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, 4 मार्क में क्वेश्चन आया है जिसमें आपके पास 2 स्टेप्स लिखने हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिए हैं। सो आप यू हैव टू राइट डाउन द 2 स्टेप्स, और 2 स्टेप इतना डिटेल में लिखना है कि आपके दोनों स्टेप्स 2 मार्क्स ईच होना चाहिए। दैट मीन्स 1, आप 2 हेडिंग्स लिखोगे, उन दोनों के अंदर आपको क्या लिखने हैं, 2 पॉइंट्स लिखने हैं। सो बताइए क्या होता है आपके पास 2 स्टेप्स। फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट आप क्या लिख सकते हो, एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी क्या है आपका, एग्रीकल्चर मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट क्या होता है, बेसिकली रेगुलेटेड मार्केट्स होते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट्स को पूरा रेगुलेट कर दिया था ताकि किसी भी तरह के आपके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गए या किसी भी तरह का अनहेल्दी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है वो क्या हो जाना चाहिए था, मार्केट से कंप्लीटली एलिमिनेट होना था। और गवर्नमेंट ने क्या किया, फोकस किया टू डेवलप द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको ग्रेडिंग फैसिलिटीज हेल्प कराई, उनको स्टोरेज फैसिलिटीज हेल्प कराई, वेस्टेज उनको वेयर हाउसेज दिए। सो दैट इज एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम प्रोवाइड की, दैट इज एपीएमआई। सो एपीएमआई के अंदर पहले तो आप लिख दो कि क्यों बनाया गया, टू रेगुलेट एंड स्टॉप द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेकंड आप लिख दो यहाँ पे क्या कर दिया गया, उन्हें वेयर हाउसेज बना के दिए गए, स्टोरेज फैसिलिटीज दी गई, ग्रेडिंग के लिए उन्हें सुविधाएं दी गई, और क्या था, फार्मर्स को असिस्ट किया गया इन स्टोरिंग द प्रोड्यूस इन अ बिग। और ऑफनली इन्हें क्या दिया जाता था, एएमआई इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एपीएमसी क्या है, सिर्फ एक एक्ट था जो रेगुलेटेड मार्केट को बनाने के लिए दिया गया, ठीक है। सेकंड आप करोगे इसके अंदर, दैट इज ई नैम। ई नैम क्या था आपका, ई फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक एंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो जनरली इसका जो ट्रेडिंग पोर्टल है आपका 2016 में क्रिएट किया गया था। क्या एजेंडा था, ताकि एक यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम जो है वो बन जाए, सो दैट कि लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जिस तरीके से आपने अपनी मंडी पढ़ा तो दिस वाज द अपनी मंडी काइंड ऑफ, बट ऑनलाइन मार्केट। ये लोग क्या हेल्प करते हैं, लार्ज पूल ऑफ फार्मर्स को लेकर आते हैं जहां पे उन्हें अपने रेट्स का सही अंदाजा लग सकता है। देयर इज अ मोर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ओनली, या फिर जो आपको फिजिकल मार्केट्स में पॉलिसीज मिलती है उनसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज थी। तो ई नाम हेडिंग करके आप पहले इलेबोरेट कर दो कि 2016 में बना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द farmers. Second, आप explain करो, this is the online platform, there is a large number of buyers, come and just check their rates and reduce the role of the middleman। यहाँ पे middleman का रोल बिल्कुल खत्म हो गया, better और more transparent price discovery हुआ। So this was the main agenda of the government। So ये दोनों points जो हैं आपको अच्छे से करने हैं। कौन कौन से, that is आपका APMC और आपका क्या हो गया, E-NAM, right? APMC regulated market से, E-NAM was the electronic national agriculture market। दोनों points लिखने हैं with the इलेबोरेशन, तभी मार्क्स मिलेंगे बिकॉज 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका, राइट। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31 पे। ओके जी, देखते हैं, अच्छा इसमें बी पार्ट भी है, अभी 30 का जो है आपके पास बी पार्ट भी है। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इंडिया हैज विटनेस अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग टू नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग। डिस्कस एनी 2 रीजंस बिहाइंड दिस शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ट्रू है, सबने देखा है कि पहले जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मिंग थी, लोग जो पुराने मेथड्स पे रहते थे, चाहे वो इरिगेशन मेथड्स हो या सीड्स के बेसिस पे हो, अब लोगों ने कहाँ शिफ्ट कर दिया, आपके नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथड पे शिफ्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है, आपको क्या बताने हैं, इसमें रीजंस बताने हैं।
गेन दिस क्वेश्चन इज द 4 मार्क, 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, बट इन अ इलेबोरेशन जो है आपको अच्छे से जो है पॉइंट्स इसके मेंटेन करके लिखने हैं। 2 रीजन देखो, इन नटशेल तो देखो रीजन क्या है, वही आपका इकोलॉजिकल जो आपने पीछे किया, इकोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, ये मेन रीजन था। लेकिन अब हम लिखेंगे कैसे? फर्स्ट आप लिख दो आपका हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हमने किया हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न, या हेल्थ अलग डाल दो, इन्वायरमेंटल अलग डाल दो, दोनों चल जाएगा। अब कन्वेंशनली जो मेथड्स आपके यूज किए जाते थे वो हाईली इन्वॉल्व थे, कहां से? आपके सिंथेटिक यूज होते थे, आपके जितने भी सीड्स थे वो HYV सीड्स थे, जहां पे प्रोडक्शन तो ज्यादा होती थी, वैरायटी तो ज्यादा निकलती थी, यील्ड तो ज्यादा होते थे, लेकिन उससे जो लोगों की हेल्थ है वो क्या होती थी? कंप्लीटली डिटीरियोरेट हो जाती थी। सॉइल डिग्रेड होता था, वाटर हार्मफुल होता था, आपका ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता था, ग्राउंड वाटर का लेवल आपका जो है कम हो जाता था। बहुत से ऐसे केमिकल रेजिड्यू हैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में होते थे, इसीलिए फार्मर्स हैव नाउ स्विच टू द ऑर्गेनिक मेथड, सो दैट उनकी क्या प्रोटेक्ट हो सके, सॉइल प्रोटेक्ट हो सके। जो पीछे आपने अभी रीजंस किए हैं ना, जो इकोलॉजिकल को खराब कर रहे थे, वही आप यहाँ पे रिवर्स कर दो, ताकि सॉइल को प्रोटेक्ट कर सके, इन्वायरमेंटल को सेव कर सके, ह्यूमन हेल्थ को सेव कर सके, टू हैव अ केमिकल फ्री फूड। तो हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को आप डिटेल में लिख दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका बनता है, दैट इज रिडक्शन इन द हायर कॉस्ट। इसकी वजह से जो फार्मर की कॉस्ट भी क्या हो रही थी? कम हो गई थी, एंड इन रिटर्न अगर कॉस्ट कम होगी तो उनको रिटर्न तो क्या मिलेंगे? हायर मिलेंगे। सो रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड हायर रिटर्न। नेचुरल फार्मिंग, फार्मर्स को लगा कि एक तरह का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, जहां पे वो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं अपने घर के वेस्ट से यूज कर सकते हैं, रादर देन अरेंजिंग फ्रॉम केमिकलाइज्ड आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सीड्स, और जिसकी वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है ना वो भी बढ़ जाता है। तो उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिक मेथड्स पे आए, ताकि उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाए, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को और ज्यादा प्रीमियम्स पे सेल किया। दैट मीन्स कॉस्ट कम हो गया, प्रोडक्ट जो है वो हायर प्राइसेस पे बिकने लगा, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। सो 2 रीजंस आपको लिखने हैं, कौन कौन से? एक तो था जी आपका किस लिए उन्होंने शुरू किया, दैट इज हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए, जिसमें आप सॉइल से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड सब लिखोगे। सेकंड में आप लिख दो दैट इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल बाय लोअरिंग द कॉस्ट एंड सेलिंग एट अ हायर प्राइस इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल मार्केट। द क्वेश्चन फॉर दैट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31? ओके जी, आपको टेबल बना के दिया है, क्या करना है आपको? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा बिलो आउटलाइन एंड डिस्कस द शिफ्ट इन द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फॉर चाइना एंड इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना का क्या करना है ना, आपको आउटपुट आपको डिस्कस करना है। शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स पे आपको डेटा स्टडी करना है। एक आपका किस पे स्टडी करना है? एक तो आप स्टडी करो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और एक आपका आउटपुट के ऊपर। अगेन द क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क, तो 2 और 2 मार्क में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपका देखते हैं जो कंट्रीब्यूशन टू जीवीए, कंट्रीब्यूशन टू जीवीए दैट मीन्स किससे रिलेटेड हो गया? आपका आउटपुट के अंदर इंडिया का स्टडी करना है, चाइना का करना है, पाकिस्तान से हमें लेना देना ही नहीं है। अब इंडिया और चाइना में आप कंपैरिजन में फर्स्ट में लिखोगे, हेडिंग डाल दो, दैट इज कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हेडिंग हो गया। फिर ए पार्ट या 1 पॉइंट लिख दो, दैट इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट चाइना जो आपका ग्रो कर रहा है सबसे ज्यादा किसके अंदर है? उसके पास देखो, एग्रीकल्चर में इंडिया का 16, चाइना में 17, इंडस्ट्रीज के बेसिस पे इंडिया 30, चाइना 41, तो बहुत लीड कर रहा है। और सर्विसेज में इंडिया का 52 और चाइना 54, एंड चाइना क्या क्या है आपका 52 है। सो हमारे पास पॉइंट्स निकल के आ गए। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट चाइना इज लीडिंग 41% शेयर इन इंडस्ट्री सेक्टर्स। तो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या कर रहा है? चाइना लीड कर रहा है ना आपका 41% से, जबकि इंडिया में सिर्फ कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 30% से रिलेटेड। फिर बाकी के जो 2 सेक्टर्स हैं आपके, एग्रीकल्चर और सर्विसेज, इंडिया इज लीडिंग इन एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। सर्विसेज में इंडिया 54% प्रोड्यूस करता है, और एग्रीकल्चर में कितना करता है? आपका 16% प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, ये आप लिखो अपना फर्स्ट पॉइंट के अंदर। बी में आप इन नटशेल कंपेयर करोगे, व्हेन इट कम्स टू चाइना, चाइना आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है सेकेंडरी सेक्टर में, जबकि इंडिया आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है सर्विसेज सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। ये हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारे कंपैरिजन वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से किया है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो देख सकते हो, 20 to 25 मिनट का वीडियो है, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये हो गए आपके 2 पॉइंट्स, आपका कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अब किसके बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना है? ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इंडिया और चाइना के बेसिस पे, पाकिस्तान का नहीं करना। चाइना में एग्रीकल्चर में सिर्फ 26% एम्प्लॉयड है, इंडिया में 43%। चाइना में 28% है, 25% इन इंडिया, और 46% सर्विसेज में है, यहाँ पे सिर्फ 32%। तो दैट मीन्स इंडिया के अंदर जो मेजरली सेक्शन है वो कहां पे एम्प्लॉयड है आपका? इज इन द एग्रीकल्चर स्टिल नाउ। ठीक है,
और चाइना में जो मेजरली लोग इंप्लॉयड है वो कहाँ पे इंप्लॉयड है, आपके सर्विसेज सेक्टर के अंदर. सो दैट मीन्स चाइना इज हैज अ मेजर वर्कफोर्स इन सर्विसेज सेक्टर रादर देन इंडिया. इंडिया में जो मेजरली सेक्टर है जो आपका कहाँ पे इंप्लॉयड है 43%. अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट देख रहे हो आप लोग कि इंडिया में 43% सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंप्लॉय हैं और सबसे कम जो है एग्रीकल्चर ही आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे किस तरह का काइंड ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि एक फैमिली में अगर 15 लोग हैं तो 15 के 15 उस फार्म पे खेती कर रहे हैं बट प्रोड्यूस बिल्कुल प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी ना के बराबर है. अब अगर हम चाइना का देखें, चाइना में सबसे ज्यादा लोग जो है आपके कहाँ एम्प्लॉय है, आपका इज इन द टर्शरी सेक्टर सर्विसेज में, और आउटपुट भी अराउंड उसी के आसपास क्या दे रहे हैं, प्रोड्यूस करके दे रहे हैं. सो ये सब फैक्टर्स जो है आप यहाँ पे लिखोगे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के अंदर. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क में है और आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे ना, एक्सप्लेन ही करना. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 32. एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन इंडिया इज इन द सेम प्रोपोर्शन. आपको डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना है. गिविंग वैलिड रीजन 4 मार्क का क्वेश्चन है. ये हमने हेल्थ डेवलपमेंट वाले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के चैप्टर में भी किया है कि एक्सपेंडिचर जो है डिफरेंट लेवल्स पे होता है. डिफरेंट लेवल में क्या क्या हो गया आपका, एक तो एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन है, फिर आपका क्या है सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन है, एंड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन. एलिमेंट्री एंड प्राइमरी इज वन ऑफ द सेम थिंग. अब आप पहले बताओ कि जो स्टेटमेंट है क्या इन तीनों लेवल्स पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो सेम प्रोपोर्शन में करती है या नहीं. So the answer to this question is that you have to refute the statement. Yes, इस statement को क्या करना पड़ेगा ना, refute करना पड़ेगा. Because इंडिया में जो proportion आपका जो expenditure है on education is highly disproportionate. फर्स्ट रीजन अगर आप लिखोगे, पहले तो अपने disproportionate अपना refute कर दिया. फर्स्ट रीजन लिखोगे कि इंडिया में जो elementary education पे expenditure है that is on the primary education that is highly एज कंपेयर टू योर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर प्राइमरी एजुकेशन पे करती है, सेकेंडरी और हायर पे बहुत ही ज्यादा कम एजुकेशन एक्सपेंडिचर करती है. द फर्स्ट रीजन. सेकंड आप लिख सकते हो दैट इज इन इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. अनइक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्यों, बिकॉज अर्बन एरियाज में देयर इज मच हायर एक्सपेंडिचर, बल्कि रूरल एरियाज में क्या है ये एक्सपेंडिचर्स आपके कम है. तो इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन वाइज. थर्ड आप रीजन लिख सकते हो दैट इज हाई पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर डिस्पैरिटी. हाई पर स्टूडेंट, अगर आप पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर लेकर आओ ना एलिमेंट्री स्कूल्स में के हिसाब से एंड एज कंपेयर टू द हायर एजुकेशन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो दीज आर द थ्री रीजन जो आप क्या लिखोगे मेजरली यहाँ पे करोगे, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट सिस्टम. Question number 33, part A. As economy grows, the number of employed person in an economy also increases. क्वेश्चन देखो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करेगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन भी क्या होंगे आपके ग्रो करेंगे इन एन इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीजेस. हाउएवर सिंस 1991 इंडिया हैज कम अप एज एन एक्सेप्शन टू दिस कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोग एम्प्लॉय ग्रो नहीं करेंगे. क्यों? डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव रीजंस एंड वैलिड सपोर्ट इन योर आंसर. 6 मार्क का क्वेश्चन है आपका 4+2. तो अच्छे से बताओ ये क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 1991 के अंदर है जो एम्प्लॉयड पर्सन इंक्रीज नहीं हुए व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज. Okay, so what you will do? Do you agree with the given statement? Yes, I agree with the given statement. 4 मार्क का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स जो है आपको लिखने ही पड़ेंगे. दैट इज, अब रीजन क्या है, क्यों, बिकॉज 1991 के बाद जो आपका इकोनॉमी ग्रो हुआ वो जो इकोनॉमी था वो कैसा था आपका, जॉबलेस ग्रोथ था. इकोनॉमी तो बढ़ रहा था, जीडीपी तो बढ़ रहा था, लेकिन कैसा था, जॉबलेस ग्रोथ था. इकोनॉमी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं थे. क्यों नहीं थे? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि उस समय जो यूज किया जा रहा था आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा था. दैट मीन्स जीडीपी तो इंक्रीज हो ही रहा था, लेकिन वो जीडीपी इंक्रीज होने का एक लौता रीजन क्या था, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करना था कि ज्यादा से ज्यादा जो है कैपिटल्स का यूज करके, मशीनरी का यूज करके एम्प्लॉयमेंट आपका जो आउटपुट है उसको बढ़ाया जा सके, जीडीपी को बढ़ाया जा सके. राइट. थर्ड, देयर वॉज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स. वर्कर्स वर नॉट प्रॉपरली एम्प्लॉयड इन अ फॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर थे, कभी भी उन्हें एम्प्लॉय किया जाता था और कभी भी क्या कर सकते थे, उन्हें निकाल सकते थे. राइट. फोर्थ आप कर सकते हो एग्रीकल्चर ट्रांजिशन स्लो था. एग्रीकल्चर मार्केट में लोग इतना ज्यादा एम्प्लॉयड थे कि वो किसी और एम्प्लॉय की तरफ शिफ्ट करने से पहले 10 बार सोचते थे. क्यों सोचते थे? बिकॉज उनके पास जो है प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, स्किल्स नहीं थी, एक्सपर्टीज नहीं थी. दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल उस समय अच्छा नहीं था. सो दिस वॉज द रीजन. राइट. ओके जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33. अब करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट, डिस्कस द डिफाइन
अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हमने ऊपर भी किया अनडिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, व्हेन देयर आर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड more than the people required there is known as disguised in employment, right? For example, किसी फैमिली के पास 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और उसको ग्रो करने के लिए कितने लोग चाहिए आपके पास? 10 to 15 पीपल ही चाहिए, बट फैमिली के सभी लोग, ज्वाइंट फैमिली है, 30 के 30 लोग अगर वहां पे लगे हुए हैं, 30 लोग वहां पे लगे तो हुए काम करने के लिए, देखने के लिए क्या है, वो आपका एम्प्लॉयड है, बट जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे वो तो उतना ही करेंगे ना जितना एक 10 हेक्टेयर ऑफ अ लैंड उनका प्रोड्यूस करके दे सकती है। सो देखने में तो दे आर एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड, दैट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये एग्जांपल क्या कर सकते हो, आप कोट कर सकते हो, राइट? और पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक दिस इज द केस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बी पार्ट क्या कहता है, और पार्ट में, नेहा हैज बीन वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी सिंस पास्ट 5 years ऑन द पेरोल ऑफ अ कंपनी। नेहा जो है पिछले 5 साल से पेरोल ऑफ द कंपनी पे, यानी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंपनी का जो पे स्केल है उस पे काम कर रही है। आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है आपको टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है। नेहा जो पेरोल पे काम कर रही है, दैट मीन्स नेहा को सैलरी मिल रही है। नेहा इज अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, ठीक है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो काम कर रही है यहाँ पे। और आपको एक्सप्लेन भी करना है। अब क्या बेनिफिट होता है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो कंपनी के पूरे लॉ लेबर रूल्स का बेनिफिट भी क्या है, उठाते हैं। दैट मीन्स रेहा इज गेटिंग अ रेगुलर सैलरी, उसके पास पीपीएफ प्रोविडेंट फंड का जो है प्रोविजंस होगा, और नेहा को क्या मिल रहा होगा, नेहा के पास लीव एप्लीकेशंस भी होंगी, नेहा के पास कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट भी होगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो है वो नेहा को मिल रहे होंगे। सेकंड क्या कहता है, नेम द इंडिकेटर जनरली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। आपको इंडिकेटर बताना है जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। सो जो इंडिकेटर है वो यूज किया जाता है वो क्या होता है आपका, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो है आपका इंडिकेटर हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस भी पूछा 3 मार्क्स में, मतलब मुझे 3 पॉइंट्स या टू, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो क्या करने पड़ेंगे, लिखने ही पड़ेंगे। सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इट मेजर्स द यूटिलाइजेशन। क्या मेजर करता है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, दैट इज यूटिलाइजेशन मेजर करता है कि जो प्रोपोर्शन कितना है ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, दैट मीन्स कितने एज के लोग जो हैं वो कहां से कहां तक आपके एम्प्लॉयड हैं। कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी जो है वो क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी का कैपेसिटी नॉलेज में आता है कि कितने और लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करना चाहिए। और इट हाईलाइट्स द पार्टिसिपेशन रेट, दैट मीन्स कितनी लेबर फोर्स जो है लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, केस बेस्ड क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग, आपको पूरा जो है पैरा रीड करना है, देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स। ओके, व्हाट आर द क्वेश्चंस फर्स्ट, आई वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट आउट ऑफ द केस बेस्ड, तो उसी के हिसाब से आप क्या करो ना, अपना पैराग्राफ रीड कर लो। क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको अपना आंसर लिखना है। फर्स्ट क्या है, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग एनी टू ट्रेड रिफॉर्म्स। ऊपर से आएंगे आपके पास ट्रेड रिफॉर्म्स 1991 के अंदर, और 2 एरियाज इन विच ट्रैफिक रिडक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो चलिए पहले हम रीड करते हैं फिर करेंगे, अपना टाइम ले लो और पहले रीड करो फिर करते हैं। 2 ट्रेड रिफॉर्म्स बताने हैं, फिर ध्यान में रखना क्या क्या बताना है, एक तो आपको 2 ट्रेड रिफॉर्म्स बताने हैं और ट्रैफिक रिडक्शंस बताने हैं ऑफ 2 एरियाज। टैरिफ्स कैसे कहाँ कहाँ आपके रिड्यूस हुए थे, ये आपको जो है रीड करना है। रिवीजन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, यानी उसमें आपको लेंथी पार्ट पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, और सेकंड में सिर्फ आपको 2 एरियाज बताने हैं जहां पे टैरिफ रिडक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे। जब हम रीड करते हैं ना ये पैराग्राफ, तो इसमें देखो प्रॉपर आंसर्स तो नहीं मिलेंगे। ही सेड विद जुलाई 1991 बजट देयर वाज अ क्लियर स्विच, यहाँ पे क्लियर स्विच था बिटवीन मूवमेंट ऑफ आउटवर्ड ओरिएंटेड एंड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन स्टेप्स इंट्रोड्यूस हुए इन अ बजट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब लिबरलाइजेशन के लिए क्या होगा, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज जो हुई थी आप वहां के रिफॉर्म्स लिख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। देन 1991 में रिफॉर्म्स हुए विद द इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इट डिड अवे, मतलब वो हटा दिए गए थे, लेकिन कुछ हैंडफुल ऑफ इमीडिएट इनपुट और कैपिटल गुड्स थे जहां पे वो रखे गए। कंज्यूमर गुड्स 30% टैरिफ लाइंस पे थे, रिमेन अंडर लाइसेंस, ये रेफ लाइसेंस के अंदर रखे गए। फिर डब्ल्यूटीओ आया, एक्सेप्ट फॉर द हैंडफुल गुड्स दैट वर अलाउड द इन्वायरमेंटल, कुछ ऐसी चीजें जो इन्वायरमेंटल हेल्दी और सेफ्टी ग्राउंड्स के लिए क्या थी, अच्छी नहीं थी, बाकी सब चीजों पे क्या कर दिया है, ऑल गुड्स में बी इंपोर्टेड विदाउट अ लाइसेंस और अदर रेस्ट्रिक्शंस, मतलब सब पे क्या कर दी गई, लाइसेंस और रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। फॉर द फर्स्ट पार्ट आई कैन राइट डाउन कि बहुत सारे ऐसे गुड्स पे क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया आपके क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स
एंड एक्सपोर्ट, तो आप दोनों लिख सकते हो कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर दिए गए, यहां से ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली जो आपका लिख करके आता है। सेकंड देखो, विद द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग, मतलब क्या कर दिया गया, सेकंड ट्रेड प्रैक्टिस क्या पे की उन्होंने, दैट इज रिमूव कर दिया क्या, आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी को अंदर। तो सेकंड पार्ट, इसको भी आप इलेबोरेट, 4 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों इलेबोरेट करके लिखना, शॉर्ट में मत लिखना। दैट अ टैरिफ रेट बिकम इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, तो ये सब हटा दिया, जिसकी वजह से मे रिफॉर्म्स आए, लोअर टैरिफ्स कर दिए गए एंड मेनली कन्फाइंड, और जो टैरिफ्स थे ये सिर्फ किस पे रेस्ट्रिक्टेड थे, जो रिडक्शंस हुए ये सिर्फ किस पे रेस्ट्रिक्शंस थे, आपकी नॉन एग्रीकल्चर गुड्स पे और किस पे, इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर। देखो यही क्वेश्चन पूछा है उसने, सेकंड वाला आपका, ये वाला 2 एरियाज जहां पे जो है टैरिफ्स इंट्रोड्यूस, रिडक्शंस कर दिए गए थे। तो रिडक्शन किस किस में किया गया आपका, एक तो आपका नॉन एग्रीकल्चर और आपका इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर। सो वी हैव आंसर टू बोथ द पार्ट्स। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सीबीएसई सैंपल पेपर। लेकिन आपको और भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द वीडियो टिल टू नाइट, या सुबह को भी चाहिए तो मैं कमेंट पे मैसेज कर दूंगी, आप बता देना किसी तरह का हेल्प चाहिए हो तो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम, थैंक यू सो मच।